हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे गण और संघ के बारे में, जो कि एक असेंबली हुआ करती थी और एक तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर था वो था ओलिगार्की का। और ओलिगार्की के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, हर कोई जो मेंबर होता है वो क्या होता है, अपने आप में राजा होता है। यानी कि ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या ओलिगार्की फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग मुझे ये बताइए कि कोई 1% डिसीजन लेगा या जितने उसके मेंबर्स हैं वो सब के सब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, उनमें से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। क्या समझते हो आप ओलिगार्की से? अभी तक क्या समझा आपने? हाँ, सारे इक्वल है और सारे डिसीजन मेकर्स हैं, राइट श्रेया इसमें? तो अनलाइक किंगडम्स जहाँ पर एक सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क हुआ करता था, गण संघ जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट हुआ करती थी, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ पर एक असेंबली होती थी और इस असेंबली के अंदर एक ओलिगार्की स्ट्रक्चर होता था, यानी कि ऑल वर किंग, ऑल वर कॉमन डिसीजन मेकर। ठीक है, अब हम डिफरेंस प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं एक बारी ज़रा। ये जो 16 महाजनपद थे, ये हमें जैसे बता रहा था कि सम ऑफ द गण वन ऑफ वन क्लैन लाइक शाक्यास एंड मल्लास वाइल द अदर्स वर कॉन्फेडरेशन, जो कि जिन्होंने बड़े सारे क्लैंस ने मिलकर अपनी ये कॉन्फेडरेसी बना रखी थी लाइक बज्जीस। ठीक है, तो हम गण संघ के बारे में बात करते हैं। चीफडम्स एंड ओलिगार्कीज, यानी कि गण संघ को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगार्की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चीफडम। और जब कोई एक पर्सन, जहाँ पर एक सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, किंगडम। यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर मल्टीपल पर्सन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चीफ ऑफिस होता था किसी का भी, जैसे जो ये चीफडम की बात हो रही है, एक इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप राजा हो, ये हेरिडिटरी नहीं होता था और इसको एक नाम से जाना जाता था, गणपति या फिर गणराज। जो पावर थी वो किसी एक पर्सन के पास नहीं थी, रादर इट वॉज वेस्टेड इन एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल। अब एरिस्टोक्रेट एक तरीके से होता तो डिक्टेटर की तरह ही है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर वर्ड एरिस्टोक्रेट ना लाकर एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल वर्ड ला दिया गया है, तो एक बॉडी या फिर एक असेंबली जहाँ पर सब लोग डिसीजन मेकर होंगे। एंड इट comprises हेड्स ऑफ लीडिंग क्षत्रिय फैमिलीज एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर ऑफ द गण हैड ग्रेटर एलिमेंट्स ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप एक चीज़ ये देख पा रहे हो ना, ये काफ़ी बड़ा समूह है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है लोगों का। इस ग्रुप के अंदर, इस इतने बड़े समूह के अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार से है कि सारे लोग जो हैं उनके पास कॉमन पावर है, कॉमन अथॉरिटी है। ठीक है, और वो क्षत्रिय फैमिली से आ रहे हैं, राइट। जैसे ट्राइबल्स का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है, वैसे ही एक तरीके से मैंने आपको बताया था, गण एक है तो ट्राइबल क्लैन ही इस ज़माने के अंदर, क्योंकि वैदिक एज जस्ट ख़त्म ही हुई है अब। लेकिन ये वो ट्राइबल नहीं है कि जो आप सोचो कि नोमैडिक लाइफ, सेमी नोमैडिक लाइफ बिता रहे हैं। उनको ट्राइबल अभी तक इसलिए बोला जाता है, ट्राइबल क्लैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि शहरी विकास इतनी ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं हुआ है, तो ये लोग अपनी पुरानी परंपरा रीति रिवाज और ये जो भी कस्टम्स हैं वो ये फॉलो कर रहे थे इस तक लोग यहाँ पर। ठीक है, समझ में आए गण संघ का पहला पॉइंट, गणपति गणराज वाला। उसके बाद जो किंगडम जो थे, यहाँ पर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती थी। अब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंदर लिमिटेड डिसीजन मेकर्स होते हैं, है ना। अब जो किंग था वो सॉवरेन था एंड ऑल द पावर वाज वेस्टेड इन हिम एंड रूलिंग फैमिली। जो रूलिंग फैमिली जो थी वही आगे चलकर बन गई थी डायनेस्टी। और डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, उन्हीं के ख़ानदान में से लोग जो हैं वो हेरिडिटरी सक्सेशन करते रहेंगे एंड दे विल फॉलो द प्रोसीजर ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है, जो एल्डेस्ट सन होगा एक बाप का नेक्स्ट जनरेशन में,
उसको गद्दी दे दी जाएगी, उसी की राजकोषी होगी, राइट। पांडवों में युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था क्योंकि सारे पांडवों में वो सबसे बड़ा था, राइट। इसको कहते हैं प्राइमोजेनिशन। अगर ये मर जाता है, मान लो सबसे बड़ा जो बेटा है अगर ये मर जाता है, फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट सबसे बड़ा भाई था वो बनेगा, या फिर अगर उस टाइम पर इसकी औलाद थी उस राजगद्दी को संभालने के लिए अगर वो सक्षम है, तो उन सारी औलादों में से जो इसका सबसे बड़ा बेटा था वो बनेगा। समझ गए। उसके बाद बड़े सारे जो गण थे, दे वर लोकेटेड इन और अराउंड द हिमालयन फुटहिल्स इन ईस्टर्न इंडिया, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है दैट प्रोबेबली देयर इस्टेब्लिशमेंट प्रीडेटेड द ट्रांजिशन टू किंगडम्स, मतलब जब किंगडम बने भी नहीं थे उससे पहले ये लोग यहाँ पर रह रहे होंगे गणसंघ की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, एक ओलिगार्किक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। ये कैसे कहा जा सकता है, एज क्लियरिंग वुडेड लो लाइंग हिल्स वॉज कंपेरेटिवली ईजी देन द मार्शी जंगल्स ऑफ द प्लेन। अब ये वाली बात में काफ़ी हद तक दम भी है, वो इस वजह से क्योंकि अर्ली वैदिक एज से होते हुए लेटर वैदिक एज तक हमने देखा था ना, ईस्टर्न इंडिया की तरफ तो लोग मूव कर ही रहे थे। बस राइटर आपको यहाँ पर ये वाला पॉइंट ये दे रहा है कि ईस्टर्न इंडिया में तो वो थे, लेकिन थोड़ा सा वो ऊपर की साइड पर थे। जैसे समझ रहे हो, ईस्टर्न इंडिया तो यहाँ पर ये जैसे मतलब मान लो ये हिमालयन पहाड़ है, अब ईस्टर्न इंडिया तो ये भी है, ईस्टर्न इंडिया तो ये भी है इस जगह पर आते हुए। यहाँ पर ये जो है गंगा यमुना रीजन है ये, और गेंजेटिक प्लेन्स हैं यहाँ पर, और ऊपर पहाड़ हैं। तो वो आपसे राइटर ये बोल रहा है कि ये नीचे की तरफ सेटल ना होके, ईस्टवर्ड तो सारे लोग आ गए, नीचे की तरफ सेटल ना होके थोड़ा सा ना इसके हिमालयन फुट हिल्स पे सेटल होंगे इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर जो थे हिल्स थे, ज़्यादा मार्शी जंगल वाला इलाका, जो बुशेस श्रब्स या घने जंगल जो थे वो यहाँ पर नहीं थे, वो नीचे की साइड थे। तो वो आपको ये बता रहा है कि वो बाद में जब जंगल क्लियर हुए तब जाकर तो वो लोग वहाँ पर भी सेटल हुए और गणसन वहाँ पर भी बनाया। राइटर सिर्फ आपको ये बता रहा है कि बड़े सारे जो गण थे वो ऑलरेडी हिमालयन फुटहिल्स में ईस्टर्न इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुके थे, जबकि जो किंगडम्स थे, मेजर किंगडम जनरली ऑक्यूपाइड द फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्ट्स ऑफ गंगा वैली। अब बात तो ये भी है, ये भी तो वहीं पर रह रहे थे ईस्टर्न इंडिया में गंगा वैली के आसपास, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी के साथ जो सॉवरेन राजा अपनी कमान बनाकर जो रह रहा है वो गेंजेटिक वैली में और गेंजेटिक प्लेन्स में रह रहा है। क्यों? इनको अपने किंगडम को चलाने के लिए, अपनी डायनेस्टी को चलाने के लिए एक सबसे प्रमुख जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? एग्रीकल्चर की, है ना। एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अगर खाने पीने की व्यवस्था अगर कम हुई तो यानी कि सत्ता हाथ से गई। यहाँ पर तो समझने की कोशिश करो, फिर भी एक कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है कि नहीं होता है इस जगह पर? वो लोग सब मिलकर आपस में एक दूसरे का भला देख लेंगे। राजा को लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ सुनिश्चित करना है ताकि प्रजा उससे जो है वो नाखुश ना हो, राइट। उसके बाद द कॉर्पोरेट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट वॉज अ मेजर एट्रीब्यूट ऑफ गणसन। ये छोटे जोग्राफिकल एरियाज में लोकेटेड थे, लेकिन इनकी गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कह सकते हो, यानी कि किसके प्रतिनिधि थे? जनता के। जो भी डिस्कशन मैटर्स होते थे देवर प्लेस बिफोर द असेंबली, जो कि एक हॉल में मिलते थे, कॉल्ड संथागार। एक पर्सन था गणपुराक,
आपको पता ना लोकसभा में या राज्यसभा में मीटिंग करने के लिए मिनिमम 1/10 ऑफ द मेंबर्स होने ही चाहिए, बिना उसके नहीं हो पाती मीटिंग, इनिशिएट नहीं हो सकती है। कोरम कहते हैं उसको। अब कोरम एक्चुअली हर एक पार्टी का एक पर्सन होता है ना, मैंने आपको बताया था पॉलिटी में, वो बुलाता है ना कि कल को व्हाट्सएप करके कि भाई साहब पहुंच जाना, बिल आ रहा है इंपॉर्टेंट, डिस्कशन नहीं हो पाएगी वरना। होता है कि नहीं होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। मतलब पीएम के ग्रुप, मतलब एक तरीके से हमने आता है समझा था ना उसको, पीएम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वो उसका एडमिन भी है ग्रुप का। पीएम इतना कुछ नहीं देख सकते, वो बुलाएगा सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि कल सबको पहुंचना है, कल सारे जो हमारी पार्टी से जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं ना, अगर कोई भी नहीं आया तो वो पीनल एक्शन ले सकता है ना उसके खिलाफ, पेनल्टी लगा सकता है। तो गण पुराण जो है, सॉरी गणपुरक, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कोरम रिक्वायर्ड फॉर मेजर डेलिब्रेशंस। तो रूट देख रहे हो एक तरीके से कोरम की कहाँ पर है। जो एक काउंसिल था, जस्ट लाइक लोकसभा राज्यसभा, इट डिस्कस एंड डिबेटेड द इश्यूज एंड दे वर पुट टू वोट। इफ अ यूनानिमस डिसीजन कुड नॉट बी रीच्ड, वैसे तो अगर सारे लोग अगर एक कॉमन बात पे सहमत हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन तो लेना ही है ना। अगर यूनानिमस डिसीजन नहीं आ पाया तो फिर वोटिंग होगी। याद रखना, वोटिंग हर एक मुद्दे पे नहीं होगी, वोटिंग सिर्फ कब होगी जब कुछ लोग फॉर और अगेंस्ट में हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे अगेंस्ट में, कोई वोटिंग नहीं होगी। सारे के सारे फेवर में हैं, कोई वोटिंग नहीं होगी। तो वोटिंग वॉज डन विद द पीसेस ऑफ वुड नोन एज सलाक एंड सलाक घापक, द कलेक्टर ऑफ वोट्स। It is just like पेपर बैलेट सिस्टम ना। आप लिख लिख कर पेपर में डाल देते हो बक्से में, और इलेक्शन कमीशन की जो पहले अथॉरिटीज हुआ करती थी वो इस बैलेट बॉक्सेस को ले जाती थी। कलेक्टर ऑफ वोट्स ensuring ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी। ये काफ़ी स्ट्रक्चर आज के समय की पॉलिटी का है कि नहीं है? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का स्ट्रक्चर लग रहा है ये आपको श्रेया? वोटिंग का प्रोसेस, लोकसभा राज्यसभा जैसा, ठीक है। अब क्या करना श्रेया, एक ड्यूटी समझ लो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से शुरू करते हुए यहाँ से, और गण संघ की हेडिंग देते हुए, इनके 4-5 पॉइंट्स अलग अलग पतली पतली उस पर जो स्टिकी नोट्स है उस पर लिख लो, ठीक है। 1.1 पे 1.1 पे तो कितने हो जाएंगे? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। इन पांचों की स्टिकी नोट्स बनाकर अपने लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट के चैप्टर पे स्टार्टिंग में चिपका दो जाकर। बीच में चिपकाने की कोशिश मत करना, उधर चिपका दो और लिख देना महाजनपद वाले चैप्टर में ऐसे कुछ हेडिंग बनाकर, जैसा आपको ठीक लगे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था। आपकी जो है एक एनालिसिस या जो एक रूट है कंटेम्प्रेरी पॉलिटी को लेकर विद द एंशिएंट पॉलिटी, ये कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिर जब आप उसको रिवीजन करने बैठोगे तो रेलेवेंट जगह पर जब आपको कोरम वोरम दिखेगा तो आप वो उन पेजेस को रेफर कर लेना, फिर उस स्टिकी नोट को लाकर वो कोरम वाली जगह पे लगा देना। फिर जब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जिक्र होगा फिर वहाँ जाके लगा देना। फिर बैलेट बॉक्सेस का जिक्र होगा या इलेक्शन कमीशन का जिक्र होगा उस चैप्टर के अंदर कि पहले कैसे वोटिंग होती थी, फिर कैसे हुई, फिर वो वहाँ जाके लगा देना। अभी के लिए स्टार्टिंग में लगा लेना उसको, ओके। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक वेल ऑर्गेनाइज, मतलब अपने उसको बुक को करने का। आगे किंगडम्स। पॉलिटिकल पावर वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन किंग, जिसको एडवाइस करा जाता था, एंड ही वॉज असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स, एडवाइजरी काउंसिल्स सच एज परिषद एंड सभा। अब यहाँ पर नाम तो सही है, जैसे अगर हम लोग आज के समय में यूज़ करें विधान परिषद या फिर विधानसभा, है ना, लेकिन बात यह है कि अच्छा स्ट्रक्चर पॉलिटी का जैसे आज के समय में होता है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ टर्म्स तो यूज़ हो रही हैं, लेकिन पावर इज वेस्टेड इन वन पर्सन ओनली, है ना, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा।
तो यानी कि अगर आपको उसको रिलेट करना है तो आप ऐसा मान सकते हो जैसे किंग को यहाँ पर मान लो सीएम और उसके वो मिनिस्टर्स के द्वारा असिस्ट और एडवाइस को करा ही जा रहा है, तो वो उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये वाला काम कहाँ होता है? विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन बाद में वही है ना दिक्कत वाली बात, देखो विद द इमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी ऑफ किंग, ये वाला काम तो वैदिक एज से ही चल रहा था ना। उस टाइम पर पुरोहित इनको बताते थे जनता को कि भगवान के द्वारा भेजे गए ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनको क्रिटिसाइज करने का मतलब है भगवान को क्रिटिसाइज करना, इसी को कहते हैं ना डिविनिटी ऑफ किंग। ज्यादा एम्फेसिस उसके बाद प्रीस्टली रिचुअल्स पे दिया जाने लगा। द सेंट्रलिटी ऑफ द पॉपुलर असेंबलीज वॉज रिड्यूस्ड। उसके बाद गणसंघ हैड ओनली 2 स्ट्रेटा, क्षत्रिय राजकुल रूलिंग फैमिलीज एंड दास कर्मकार स्लेव्स एंड लेबरर्स। जबकि अगर हम लोग किंगडम में बात करें तो क्लैन लॉयल्टी वीकेंड इन द किंगडम्स एंड मोर फोकस वाज ऑन कास्ट लॉयल्टीज एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द किंग। जो गणसंघ जो थे दे वर मोर रेडी टू टॉलरेट अनऑर्थोडॉक्स व्यूज ऑल्सो। सबकी सुनी जा रही थी, सबकी सुनी जाती भी थी और प्यार से सुना जाता था सबको। एंड दे वर मोर ओपन टू इंडिविजुअलिस्टिक एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियन देन द किंगडम्स। यानी कि क्या मैं इनको ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पर टॉलरेंस कैपेसिटी काफ़ी कम थी, टॉलरेंस कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो टॉलरेंस वॉज द मेजर रीजन डैट 2 ऑफ द मोस्ट वेनेरेटेड गुरुज ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट। और ये हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स में क्या फ़र्क होता है? हेटेरोडॉक्स मतलब जो दूसरों को भी सुन सकें अगर उनका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग है ना। जहां पर मॉडर्निटी को अपनाने की बात है तो माई माइंड एंड एटीट्यूड शुड बी फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट दोज चेंजेस, राइट। और ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट क्या करते हैं? कुछ भी हो जाए हमें तो जो हम सोचकर बैठे हैं, जो कायदे कानून नियम हम पालन करते हैं वही करेंगे और दूसरों से भी वही करवाएंगे। ऑर्थोडॉक्स चीज़ों में, व्यूज़ में, विचारों में, एटीट्यूड में एक अकड़ होती है। हेटेरोडॉक्स जहां पर वर्ड आ जाता है आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अकड़ नहीं होती है। तो यही टॉलरेंस की वजह से 2 रिस्पेक्टेड गुरुज जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट के थे, वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्ध, ये अपनी फिलॉसफी को फैला सके, बता सके लोगों को। वर्धमान महावीरा ही बिलोंग टू जैनिज्म एंड बज्जी कॉन्फेडरेसी के थे ये। एंड गौतम बुद्ध ही प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म एंड बिलोंग टू शाक्य क्लैन। इनके पापा चीफ भी रह चुके थे ना, मतलब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर की पोस्ट पे रह चुके थे शाक्य क्लैन में, है ना। बुद्धा बचपन में काफ़ी अमीर हुआ करते थे ना, मर्जी से छोड़ के गए थे ना सब कुछ, ठीक है। तो दे वर एबल टू प्रोपोगेट देयर फिलॉसफी इन अ मोर अनरिस्ट्रिक्टेड वे। अनरिस्ट्रिक्टेड वे का मतलब क्या है? आपको डरना नहीं है, आपको कुछ सोचना नहीं है, जो आपके मन के अंदर बात आ रही है उसको खुली तरीके से सामने रखो। और इन्होंने अपनी फिलॉसफी को ऐसे भी फैलाया कि सामने वाले थे जो मर्जी कह रहा है ये उसको सुनेंगे और फिर अपने हिसाब से उसको फिर ये बताएंगे। जबकि यहाँ पर क्या होगा किंगडम के अंदर, राजा के सामने अगर कोई बात आपने रख दी और राजा को वो पसंद नहीं आ रही तो वो आपका सर भी कलम करवा सकता है, बीहेड करवा सकता है आपको, है ना। तो दे वर एबल टू प्रोपोगेट देयर फिलॉसफी इन मोर अनरिस्ट्रिक्टेड वे इन गणसंघ एज कम्पेयर टू किंगडम्स। जो ब्राह्मणिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस थ्योरी थी, इट वॉज मोर डीपली एंट्रेंच्ड इन किंगडम्स।
अब ये ब्रह्मैनिकल पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस थ्योरी मतलब क्या? Brahmins are supreme. Within the Varna system. और जबकि वर्तमान में महावीर और गौतम बुद्ध क्या कहते थे, ये जो वेदास हैं, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, और जो ये वर्ण सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को इंसान से अलग करवाता है, एक को सुपीरियर दूसरे को इन्फीरियर दिखाने का काम करता है। सारे लोग इक्वल होते हैं, लेकिन विद इन हिंदुज्म ये जो फोर डिवीजन है, ये लोगों के बीच में भेदभाव करके बंटवारा करवाती है। ये आइडिया, ये आइडियोलॉजी, तो इसको नहीं मानना चाहिए, राइट? अब क्या औरतों को, शूद्रों को अलाउ था बहुत सारी चीज़ें या वैदिक रिचुअल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना? ऐसा कुछ था? बताओ। नहीं ना? लेकिन वहीं पर अगर आप बात करो बुद्धिज़्म जैनिज़्म की, वहाँ पर मोनेस्ट्रीज के अंदर आना, बुद्धिज़्म जैनिज़्म का गण संघ का पार्ट बनना, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके खिलाफ? नहीं ना? और वहीं पर तो उन्होंने अपनी एक होप देखी और उसको ज्वाइन करा, राइट? उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्री एमिनेंस ऑफ मगध। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर जो ये लेक्चर वाइंड अप करा था वो ये बोलकर करा था, मगध, मैंने आपको बताया था इन 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल कौन इमर्ज होकर आएगा? मगध। कहाँ पर है? बिहार के अंदर। कैपिटल थी राजगृह या गिरिवराज, और डायनेस्टी यहाँ पर कौन सी स्टार्ट हुई थी? हरिण्यका डायनेस्टी। अब आपके मन के अंदर आया होगा कि सर बाकी सारी जगह पर तो ये राजा राजा के नाम दे रखे थे, या जहाँ पर राजा नहीं भी था तो नॉर्मल ऐसे ही छोड़ दिया गया था ट्राइबल क्लैन कहकर, लेकिन यहाँ पर एक खतरनाक वर्ड का यूज़ हो रहा है, हरिण्यक डायनेस्टी। यानी कि यहाँ पर अगर डायनेस्टी का जिक्र हो रहा है तो रूलिंग फैमिली कह सकता हूँ मैं इसको, जो कि हेरिडिटरी सक्सेशन कर रहे हो और प्राइमोजेनिचर को फॉलो करते होंगे, राइट? तो अगर कल को आपको एक क्वेश्चन आए ना, ये वाली चीज़ आप उठाकर ये यहाँ अप्लाई कर देना। अब ये कहाँ अप्लाई करते हैं? हरियाणा डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा मैं, इसको एरो को और प्रॉपर बना देता हूँ। जब भी आपके सामने ये वर्ड है वैसे डायनेस्टी। और दूसरी चीज़, इन 16 महाजनपद में से जब आपको ये पूछा जाए कि कहाँ पर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, एक राजा सॉवरेन माना जाता था, रूलिंग फैमिली होती थी, वो एक हेरिडिटरी सक्सेशन को फॉलो करते थे, प्राइमोजेनिचर आइडियोलॉजी के बेसिस पर सबसे बड़े बेटे का राज्याभिषेक होता था, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। मगर क्योंकि बाकी सारी जगह पर आपने क्या कोई डायनेस्टी जैसी अभी कोई चीज़ सुनी? बताओ, हमने तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। राजा हर जगह पर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या कि फैमिली रूल बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हर जगह है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे अगर आप किंग वर्ड जब देख ही रहे हो किंग, तो ऑब्वियस ही बात है किसी ना किसी हद तक तो ये फॉलो होता था ना। लेकिन जो हम ये किंगडम वाली चीज़ प्रॉपर तरीके से जो पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा अप्लाई हुई यहाँ पर मगध में, क्योंकि मगध इमर्ज एज अ मोस्ट पावरफुल अमंग्स्ट 16 महाजन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, ऐसा नहीं था कि बाकी सारी जगह पर ये किंगडम वाली जो चीज़ है, सक्सेशन वाली जो चीज़ है, प्राइमोजेनिचर वाली जो चीज़ है, ये फॉलो नहीं होती होगी। लेकिन बाकी महाजनपद आगे वाले टाइम में वैसे तो 16 के 16 काफ़ी पावरफुल एक ही उस पर इमर्ज हुए थे, लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, ये जो काशी वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड बाय कोसाल, है ना। एक एक महाजनपद ने दूसरे महाजनपद को हरा दिया था, ये नीचे दिखा दिया था। लेकिन इन सारे महाजनपदों में से जो बाप इमर्ज होकर आया वो था मगध, है ना।
अब चलो हम कुछ जानते हैं। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स एंड प्री एमिनेंस ऑफ मगध। जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट होता था महाजनपद के बीच में, कितने थे महाजनपद? 16। और एक बात और याद रखना, मैंने आपको वैसे प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, हम लोग एक चीज़ देख रहे थे ना कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जैसे हम बोलते हैं, तो नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपद कौन? कश्मीर वाला कम्बोज। और सदर्न मोस्ट कौन सा महाजनपद? असाक या अशवाक, कुछ भी बोल लो। तो तभी इसको बोला जाता है ना, ये उत्तर पथ। उत्तर किसको बोला जाता है? नॉर्दर्न मोस्ट। दक्षिण पथ यानी कि सदर्न मोस्ट, यानी कि ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो ये याद रखना, कम्बोज और असाक। जैसे हम हड़प्पा का ये बनाते हैं ना, जैसे ये वाला, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे करके बनाते हैं ना, तो ऐसे ही आप उसमें नॉर्थ और साउथ वाली चीज़ लिख देना। तो वापस आओ यहाँ पर, जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था महाजनपदों के बीच में, अल्टीमेटली इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ मगध। मतलब आने वाले टाइम के अंदर ये 16 के 16 पावरफुल थे, इन सब के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी, कोई एक दूसरे को हरा रहा है। क्योंकि देखो, वो भूख तो शांत नहीं होने वाली ना। अगर वो भूख शांत की, कौन सी भूख? ये अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की है ना, ये एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी तो शांत नहीं होने वाली। अगर शांत होने वाली होती तो जनपद ही नहीं बनते, पहली बात है। नॉर्मल लोग ट्राइबल क्लैन में ही रहते हैं। वो एरिया बढ़ा तभी तो महाजनपद बढ़े। अब महाजनपद बनने के बाद भी क्या भूख शांत हो जाएगी? एक ईगो क्लैश तो रहेगा ना कि बाकी 15 मेरे से पावरफुल कैसे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ मगध। मगध के पास एक एडिड एडवांटेज ये था कि बड़े ब्रेव योद्धा सिर्फ इसी धरती पर बार बार पैदा हो रहे थे, जो कि एक दूसरे से लिंक नहीं थे, एक खानदान नहीं था, लेकिन अलग अलग खानदान, अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग किंगडम के सारे लोगों ने अपना जो गढ़ बनाया, या जो पैदा हुए, बनाया क्या, कोई बाहर से थोड़ी ना चले आए। यहाँ पर जो पैदा हो रहे थे, तो वो, जैसे आपको पता है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कि इन्वेंशंस वगैरह जो हुई, तो एकदम से क्या कहा जाता है कि जीसस की ब्लेसिंग हुई थी कि ब्रिटेन में ही मतलब सारे के सारे इन्वेंटर्स वगैरह एकदम से पैदा हुए थे, जिसको कहा जाता है एज ऑफ रेनेसा, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, है ना। ब्लेसिंग थी ना वो एक तरीके से। तो यहाँ पर भी एक तरीके से ब्लेसिंग थी यहाँ पर, इसकी भूमि पर। देखो एक टाइम पर इसमें खुद ही देख लो क्या था बिहार एक टाइम पर। हम हड़प्पा से पढ़ रहे हैं इसको, है ना, इस रीजन को हड़प्पा के, मतलब पोस्ट हड़प्पा के बाद से पढ़ रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी। और मौर्य की सुप्रीमेसी होते होते आज करंटली हालत देख लो, पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स को मिला लो और एक बिहार की इकलौती हालत देख लो श्रेया। तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अमंग द महाजनपद्स, इट अल्टीमेटली लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मगध एज मोस्ट पावरफुल स्टेट, एंड मगध इमर्ज एज सेंटर ऑफ वास्ट एम्पायर। इतना बड़ा एम्पायर किसी का नहीं था। मगध की जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जो बढ़ी, इट बिगेन विद बिम्बिसार। यानी कि मगध पे नींव किसने रखी थी मगधन एम्पायर बनाने के लिए? उसको बताओ। बिम्बिसार, हु बिलोंग टू हरेनक डायनेस्टी। रूल देखो श्रेया, 52 ईयर्स तक रूल करा इसने। एक्सपेंशन तो छोड़ो, कंसोलिडेशन तो बड़ा कमाल का होगा ना, है ना। अब इससे ध्यान से सुनना, रूलर इन एंशिएंट इंडिया, whose कंसोलिडेशन या फिर whose कंसोलिडेशन या फिर कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरी टेंडेंसी,
was extremely superior. आपका आंसर क्या होगा? बिम्बिसार. कौन सी डायनेस्टी का? हरेनक डायनेस्टी का, जिसने रूल करा फ्रॉम 544 टू 492 BC. ठीक है. मेडिवल इंडिया के अंदर अगर मैं इसको ये लिख दूं, रूलर इन मेडिवल इंडिया, अगर एंशिएंट इंडिया है तो आपको दिख रहा है बिम्बिसार. और ये मैं बोल दूं मेडिवल इंडिया जिसकी कंसोलिडेशन पावर काफ़ी अच्छी थी, उसका आंसर क्या होगा? अकबर. ठीक है नहीं थी? बोलो. ठीक है. ये जस्ट अभी एक नींव है, लेकिन मैं 52 ईयर्स को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि रूल काफ़ी लंबे समय तक टिका कर रखा इसने. ठीक है. तो इन महावंसा, जो कि एक बुद्धिज्म रिलेटेड बुक है, 2 बुक्स होती है ना जो श्रीलंकन बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है, महावंसा एंड दीपवंसा. ये जो दोनों बुक्स हैं ना श्रेया, दे आर रिलेटेड टू श्रीलंकन बुद्धिज्म. बिकॉज ऐसा माना जाता है श्रेया कि गौतम बुद्ध एक बारी बोट का सहारा लेकर श्रीलंका भी गए थे. और इसलिए आपको पता है श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म काफ़ी प्रचलित धर्म है आज भी. और अशोका अपने बेटे बेटियों को यहाँ पर बेचता था ज्ञान फैलाने के लिए, है ना. खुद तो उसने छोड़ दिया था ना युद्ध वगैरह, तो बेटे बेटियों को तो शुरू से ही वो सिखाया था पीसफुल पाथ. और यही तो उसकी टेंडेंसी आगे जाकर वो बनी थी, वन ऑफ द रीज़न फॉर द डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, है ना. क्योंकि आप अच्छे हो गए तो आप ये गारंटी थोड़ी ना दे सकते हो कि दूसरे भी अच्छे हो जाएंगे, राइट. तो महावंसा की बुक के अंदर, और मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको, अगला चैप्टर हमारा बुद्धिज्म जैनिज्म का ही है, तब आप वहाँ देखना, अभी बुक्स की उसमें मत फंसो. इन महावंसा ये बोला गया है कि जो बिम्बिसार है, ही वॉज अनॉइंटेड एज अ किंग बाय हिज फादर एट द एज ऑफ 15. अकबर के साथ भी यही हुआ था. 13-14 साल की उम्र में राजगद्दी संभाल ली थी उसने. आफ्टर विच बैटल या ड्यूरिंग विच बैटल? जब वो युद्ध चल रहा था तो बैरम खान ने उसको बनाया था सुल्तान हिंद. कौन सा बैटल चल रहा था वो? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, राइट. विच सजेस्ट दैट ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ हिज डायनेस्टी. फाउंडर तो नहीं था, लेकिन रूल काफी लंबे समय तक करा. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसके बारे में, ही वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा. अच्छा, बुद्धा और महावीरा भी एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थे क्या? बताओ. बिल्कुल. एंड ही पेड इक्वल रिस्पेक्ट टू देम. तो थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी, बिम्बिसार मेड मगध द पैरामाउंट पावर. इसने 3 प्राउंड पॉलिसी जो है वो फॉलो करी. क्या क्या? एक तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस,
फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग पावर और कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वीक नेबर्स टू एक्सपेंड द एम्पायर। ठीक है, 3 दिशा में मतलब इसने सोचा कि एक मतलब 3 स्ट्रैटेजीज की वजह से मतलब मैं कब्जा कर सकता हूँ। एक, शादियां करना। दूसरा, जो पावरफुल रूलर्स मेरे से ज़्यादा हैं तो उनसे क्यों भिड़ना फालतू में, उनसे दोस्ती कर लो। और जो वीक नेबर्स हैं उन पे तो कब्जा कर लो, उनको तो छोड़ना ही नहीं है अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। यानी कि इसकी एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी थी वो 3 पिलर्स के ऊपर बेस्ड थी: मैट्रिमोनियल अलायंसेस, फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर्स। समझ में आया इसके बारे में सब कुछ? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।